एवरीवन वेलकम बैक टू वंस अगेन माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल स्टडी एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी इस टाइम कर रहे हैं तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन जो कि है बनकर आते हैं एज इट इज़। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर 6th क्लास की मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक एक चैप्टर के एमसीक्यू इसमें बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुग़ल साम्राज्य कि मुग़लों के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे उसका शासन था और वो क्या क्या करते थे, उसके बारे डिस्कस करेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोग और संस्कृति में इतनी अधिक विविधताएं थी, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी और ये कार्य पूरा किया जब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ये संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्हें दिल्ली और आगरा में अपने जड़ा किया साम्राज्य विस्तार किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने किस सदी में जो कि है इसका विस्तार किया, दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का इन्होंने विस्तार किया और फिर आ गया 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसका प्रभाव में उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत ना रख सके। और आज भारत के प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को जो कि ये संबोधित करते हैं। यानी कि जो आज की हमारी दिल्ली है, सबसे पहले मुग़लों ने जो किया दिल्ली पर शासन किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये लाल किले की पिक्चर दिखाई गई है दिल्ली में। तो ये मुग़लों के टाइम बना था। नेक्स्ट है, मुग़ल कौन थे? मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वह मुग़ल शासक चंगेज खां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट करवा रही हूँ और इसी में से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वह ईरान और इराक, अब वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माता जो थी उनकी मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन से मध्य एशिया के भागों पर राज करते थे, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता जो थे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के संहार से संबंधित थी। यानी कि चंगेज़ खां ने अपने दौरान जो कुछ भी अपने शासन के दौरान किया, उसके ज़रिए वो अपना आप को मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रति योग्यता उज़्बेगा से संबंधित थी। दूसरी तरफ से मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर जो कि गर्व महसूस करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके लिए इस महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, इसलिए वो उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। नेक्स्ट चित्र दिया गया है यहाँ पर, जिसमें सारे वंश को दिखाया गया है कि कौन कौन बैठे हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया गया है तैमूर, उसके उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राट का एक लघु चित्र बनाया गया। लघु चित्र वो होते हैं जो एक पिक्चर के रूप में छोटी सी पिक्चर में बहुत कुछ दिखाया जाता है, उन्हें लघु चित्र कहा जाता है। मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिने और उसका पुत्र मीर शाह है जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। उसके बाद अबू सैद बाबर का दादा, तैमूर की बाएं और सुलेमान महमूद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति जो कि मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। उसकी दाएं और उसके क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब भी है। यानी कि जितने भी बादशाह हैं वो सभी इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन एक चित्र बनाकर किया कि किस तरह उनके वंश में जो जो आते रहे उनका शासन जो कि चलता रहा। मुग़ल शासकों ने तैमूर के साथ अपना चित्र भी बनवाया। तैमूर
इस तरह उन्होंने तस्वीर में ये चीज़ें प्रस्तुत की। नेक्स्ट है मुग़ल सेना अभियान, तब के टाइम वो कैसे सेना करते थे। प्रथम मुग़ल शासक बाबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबर ने 1526, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ने जब 1994 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज़्बेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मंगोलों की दूसरी शाखा क्या थी। उसके आक्रमण के कारण उसे अपनी प्रत्येक गद्दी जो कि छोड़नी पड़ी। अनेक वर्ष के बाद भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। पानीपत की लड़ाई कब हुई, पानीपत की लड़ाई किन दोनों शासकों के बीच हुई। तो ये जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, आप इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद दिल्ली और आगरा उसने अपने कब्जे में कर लिया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मुग़लों के प्रमुख सेना अभियानों को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि आप पिक्चर पे यहाँ पर देख सकते हैं। ये मुग़लों की तरफ से है। सबसे पहले क्या होते थे, सिपाही होते थे, बीच में हाथी होते थे और बाद में घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह उन्होंने क्रम बनाकर करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ये गौर करें कि अफगाना मुग़ल सत्ता के लिए तालिका के खतरे थे। मंगोल और अहोम, सिखों अब मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। साफिद ईरान से अकबर और हुमायूं से संबंधों पर, इन सभी पर हमने इनके बारे पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है युद्ध में प्रयोग होने वाले, राइट साइड में दिया गया है यहाँ पर, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी से लेगी और अग्नि शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया, गुजरात, मालवा, दक्खन जैसे प्रदेशों में हुआ। और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। किसने प्रयोग किया, 16वीं सदी में बाबर ने प्रयोग किया। कहाँ पर यूज़ हुए, गुजरात, मालवा और दक्खन, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। हाँ, बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में इसका प्रयोग किया था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तोहफों का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है तालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स के में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले दिया गया बाबर 1526 और 1530 तक इसने अपना शासन किया। 1526 में इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में इसने खानवा में राणा सांगा राजपूत और राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में इसने चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा जो कि है इन्होंने मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाबर के बारे में बताया कि बाबर ने कब तक शासन किया और किस किस से लड़ाइयाँ लड़ी और कब कब लड़ी, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हुमायूं, यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये हुमायूं का मकबरा है। इसने 1530 और 1540 और 1555 से 1556 तक किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रयुक्त भाई को एक प्रांत मिला, उसके भाई मिर्जा कामरान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर के भाई का नाम क्या था, मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ चुका था और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हुमायूं को किसने हराया, शेर खान ने। सबसे पहले लड़ाई हुई 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कनौज की लड़ाई, 2 लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उसको हराया गया। इन प्रेजा के बाद जो हुमायूं था वो ईरान की ओर चला गया, भाग गया। सेकंड ईरान में हुमायूं को कौन मिला, साफिद शाह मिला और उसकी मदद से उसने 1555 में दिल्ली को पूर्ण कब्जा कर लिया और परंतु उसी वर्ष में उसकी इमारत के गिरने के दौरान उसकी जो कि दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया अकबर। अकबर 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। 13 वर्ष की अलापियों में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। सबसे पहले 1556 और 70 के बीच में
अकबर और रक्षक बैरम खां ने अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्रता हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानिस्तान निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवान तथा सौतेले भाई मिर्जा हाकम और उजबेगा के विरोधों को दबाने के लिए सेना अभियान चलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने अपने भाई के लिए ही जो कि अभियान चलाए। 1560 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1560 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर उसने कब्जा किया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है 1570 और 85 के बीच उसने मध्य गुजरात विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किए और पश्चिम और पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए और जिसमें मिर्जा हाकम के पक्ष में उसने विद्रोह इतना जटिल कर दिया। उसके बाद ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। 1585 और 1605 में मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, साफिद को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने उसके बाद कंधार पर कब्जा किया। कश्मीर को भी उसके साथ जोड़ लिया। मिर्जा हाकम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्खन में अभियानों की शुरुआत हुई और जिसमें बरार, खानदेश, अहमदानगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विरोध के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया, यानी कि उसका नाम जो कि है जहांगीर नाम रख दिया गया। बट जब अकबर थे, अकबर के बेटा सलीम था, सलीम का नाम ही जहांगीर रख दिया गया। नेक्स्ट आ गया जागीर, यानी कि अकबर का बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ है। जहांगीर के अकबर के सेना अभियानों के आगे बढ़ाया। मेवाड़ में सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहोम और अहमदाबाद नगरों के खिलाफ उसने अभियान चलाए जो उसे सफल नहीं मिली। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विरोध किया। जहांगीर की पत्नी जो थी नूर शाह ने शाहजहां हेश पर धकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहे। तो इसकी लाइफ में इसकी पत्नी नूर शाह का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया शाहजहां। 1627 और 1658 में इसने शासन किया। दक्खन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित किया। अहमदानगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बंदोलों की हार हुई और ओशो पर कब्जा किया गया। उत्तर पश्चिम में बिलख पर कब्जा करने पर के लिए उजबेगा के विरुद्ध अभियान हुआ जो कि असफल रहे। परिणाम स्वरूप कंधार सफादियों के साथ में चला गया और 1632 के अंत में अहमदानगर में मुगल राज्यों को से मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं को सुलह के लिए निवेदन किया गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हो गया और उसने औरंगजेब की विजय हुई। दारा शोक समेत उसके 3 भाइयों को मौत को घाट उतार दिया गया और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी जो कि है आगरा के एक किले में बतानी पई। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है औरंगजेब। 1658 और 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पूरा विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अभ्यासी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विरोध किया। उसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ हो में सफल रहे परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने में भाग निकले। उन्हें अपने स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए पश्चात मुगलों के अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और जिसमें उसे मराठा और दक्खन की सल्तनत का संयोग मिला और ये साफिद ईरान को भाग गया। सेकंड है अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्खन के शासकों के विरुद्ध सेना भेजी। 1565 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1565 में अकबर ने बीजापुर, 67 में गोलाकुंडा और मुगल ने अपने राज्य में मिला लिया। 98 में औरंगजेब ने दक्खन के मराठों और छापेखार परिस्थितियों का प्रयोग करके ये विरोध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब के उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामी, उत्तर पूर्व के होम, दक्खन मराठों के विद्रोह को जो कि उसका सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया था। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया उत्तराधिकारियों की मुगल परंपराएं।
मुगल श्रेष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें श्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सदाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो श्रेष्ठ अधिकार को नहीं जानते थे, जाने कि उनका बेटा आगे जाके राजा नहीं बनता था, ऐसा नहीं था। वह सदाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को ही अपनाते थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा। जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि समर्थ पुत्रों के बीच जो कि है उत्तराधिकार का विभाजन कर दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट, वो इस चीज़ को मानते थे। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पर साइड में दिया गया है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ जो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मा की राजकुमारी, ये अंबर वर्तमान आज जयपुर की राजपुत्री रही। और शाहजहाँ की जो माँ थी वो राठौर थी, और वो भी मारवाड़ जोधपुर की शासक थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने राजकुमारियों के साथ विवाह किया। नेक्स्ट है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या थे। जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार किया, विरोध लगातार अभियान किए, ठीक है। जिन्होंने इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण था। उन्होंने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, और कईयों ने इसका जो किया विरोध किया, तो वो इस चीज़ को बेहतर मानते थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वह हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीरें के रूप में वापस की। पराजित करने उपरांत अपमानित ना करने की बजाय सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से वह मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, जो कि जाके औरंगजेब ने इसका अपमान, जैसे शिवाजी का अपमान औरंगजेब ने किया, बट उससे पहले उन्होंने कभी भी किसी मराठे का जो कि अभिमान नहीं किया था। उनकी पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किए, सिर्फ इसीलिए कि सत्ता हासिल करने के लिए, कि हमारा लोगों के सामने अच्छी सत्ता बने रहे। बट औरंगजेब ने शिवाजी का जब अपमान किया, तब से उनका जो किया मतभेद शुरू हो गया। नेक्स्ट आ गया मनसबदार और जागीरदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनसबदार और जागीरदार क्या किसे कहते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों में सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में से ज़्यादातर सरदार कौन थे, तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे से समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूत और मराठे अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले जितने भी नौकरशाह थे उसे मनसबदार कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनसबदार क्या थे, जो मुगलों की सेवा करते थे, यानी कि नौकरशाह का काम करते थे, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ये मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, वेतन, अब सेना उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में विभाजित की पृष्ठता उतनी ही बढ़ जाती है, और उनका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जैसे जात की श्रेणियाँ, अगर 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात का दर्जा से ऊंचा होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर के टाइम शासनकाल में ऐसे 29 मनसबदार थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल के टाइम मनसबदार की संख्या 79 थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकबर के टाइम इतना फेमस नहीं था जितना कि औरंगजेब के टाइम में साम्राज्य का शासन बहुत ज़्यादा विस्तार था, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग के ज़रिए ही पता लगाया जा सकता है कि उसके शासनकाल में उसकी सेवा में कितने सारे नौकरशाह थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, जो सेना उत्तराधिकार मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाए जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था।
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जागीर किसे कहते हैं। जो भी उनको ज़मीन मिलती थी, जितनी ज़मीन मिलती थी, उससे जितना भी राजस्व एकत्र किया जाता था उसे जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्तों के समान थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्तों के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र किया करते थे, जबकि वह स्वयं देश को किसी अन्य भाग में सवारत रहते थे। तो यहाँ पर दिया गया है चित्र, इसमें अपने सवारों के साथ मनसबदार अभियान में जा रहे हैं, यानी कि जितने भी इस पिक्चर में दिखाए गए हैं वो सारे मनसबदार हैं। शाहजहाँ के राजकाल का एक लघु चित्र का ब्यौरा है, जहाँ जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को भी दिखाया गया है कि किस तरह उस टाइम भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते थे और एक गरीब अधिकारी को किसान किस तरह सजा देते थे। तो ये भी दिखाया गया कि मनसबदार एक जगह तो पैसे लेते थे और दूसरी टाइम गरीबों को भी जो कि है सजा देते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हो चुकी थी, क्योंकि औरंगजेब के टाइम मनसबदार 79 हो चुके थे, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों में जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वह इतना राजस्व वसूल कर लेंगे कि अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में भी औरंगजेब इन परिवारों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, और इसी कारण किसानों को अधिक मुसीबतों को जो कि सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थ के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमादार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अकबर का राजस्व जो मंत्री था उसे टोडरमल के नाम से जाना जाता था, जिसने 10 साल यानी कि 1570 और 80 के बीच की काल विधि में एक कृषि की पैदावार की कीमत और कृषि की भूमि का सार्वजनिक उसने सर्वेक्षण किया। ये पहला मंत्री माना जाता है जिसने पूरी ही जहाँ पर किसान चीज़ें पैदा करते हैं उसका निरीक्षण किया, मतलब उस धरती जहाँ पर वो उपज करते हैं उसका सर्वेक्षण किया, सर्वे लिया। इन आंकड़ों के आधार पर उसने प्रयुक्त फसल पर नकद के रूप पर राजस्व निश्चित कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई इतिहास में एक ऐसा मंत्री रहा होगा जिसने ये चीज़ की। तो ये पूछा जा चुका है कि अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या था। प्रयुक्त सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रयुक्त हर फसल के लिए राजस्व के दर की अलग सूची तय की गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब्त क्या है। राजस्व प्राप्त करने की जो रकम तय की गई उसे जब्त कहा गया। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित हुई जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सार्वजनिक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण कहां पर किया गया? गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों पर संभव नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निरीक्षण कहां पर संभव नहीं था। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी वह विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल सम्राट की स्थापित को चुनौती दी। नेक्स्ट है अकबर नामा आईने अकबरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर नामा आईने अकबरी क्या है। अकबर ने अपने करीबी मित्र किससे लिखवाया? अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, से आदेश किया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। जितना भी उसने शासन किया उसका इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास में 3 जिल्दों में लिखा, यानी कि जैसे एक बुक होती है उसकी पहले 3 जिल्द बनाई गई, जिसका शीर्षक क्या रखा गया? नाम
अकबरनामा रखा गया। पहली जल्द में क्या लिखा गया, अकबर के पूर्वजों का बयान के बारे में लिखा गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया कि उसने अपने शासनकाल में कौन कौन सी घटनाओं को सामने किया। और तीसरा जिल्द जो कि है आईनी अकबरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी राजे के मित्र को उसने अपने मित्र को कहा होगा कि तुम मेरे बारे में लिखो, तो उसने जो कि है एक इस तरह से अरेंजमेंट की बुक का, जिसे 3 जिल्द बनाई गई। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य में भूगोल का ब्यौरा मिलता है। और इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा, संस्कृति का भी विस्तृत है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का संख्या विवरण है। तो ये अकबर नामे को लेते हुए पिक्चर दिखाई गई है कि यहाँ पर अकबर बैठा हुआ है और ये उसका मंत्री है, जो कि उसको पिक्चर में दिखा रहा है कि वो उसे उसकी जो अकबर नामी बुक लिखी है वो उसे दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अकबर की नीतियाँ और नज़दीक के एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईनी अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूबा कैसे कहा जाता था, जब कई प्रांत, एक साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया जाए उसे सूबा कहा जाता है। सूबों के प्रशासक जो कि है क्या कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों का काम किया करते थे। प्रयुक्त प्रांत में एक विपरीत अधिकारी होता था, जिसे दीवान कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का संजोग प्राप्त था, जिसे बख्शी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बख्शी किसे कहा जाता था, जो सेना का वेतन अधिकारी होता था, यानी कि जो सेना को वेतन, सैलरी देता था, उसे बख्शी कहा जाता था। सदर जो होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धार्मिकता के लिए जाने का कार्य का एक मंत्री था, यानी कि जो धर्म का एक मंत्री बनाया गया। फौजदार जो था वो एक सेना नायक था। और कोतवाल जो कि एक नगर पुलिस अधिकारी था। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, मिलान चिन्ह के द्वारा पूछे जा सकते हैं। इससे घुमाकर क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि बख्शी कौन है, सदर कौन है और फौजदार किसे कहा जाता है, कोतवाल किसके लिए होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में नूर शाह का प्रभाव। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि जहांगीर की लाइफ में उसकी पत्नी नूर शाह का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर शाह का खिताब मिला, यानी कि सबसे पहले उसका नाम जो था मेहरुन्निसा था, उसके बाद उसे नूर शाह का खिताब मिला। नूर शाह हमेशा जहांगीर के प्रति अधिकतर वफादार रही, उसके समय समय पर संजोग देती रही। नूर शाह के सम्मान में जहांगीर ने क्या किया, चांदी के सिक्के जारी किए उसकी, और जिसमें एक उसके स्वयं का खिताब उत्करण किया और दूसरी तरफ रानी बेगम नूर शाह के नाम से उसे गढ़ा था। बाईं ओर दिए गए दस्तावेज नूर शाह द्वारा जारी किए गए आदेश फरमान, चकोर मोहर जो है उदात और महान महारानी नूर शाह पद्म शाह बेगम का आदेश, गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर से प्रताप में महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई और हम कामना करते हैं कि नूर शाह पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। यानी कि उस सिक्के पर ये सब कुछ लिखा हुआ था जैसे यहाँ पर दिया गया है, बट यहाँ पर मुसलमानी उर्दू के रूप में लिखा गया है, बट इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बुने बन लिए और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनकी निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई। यहाँ पर दिया गया है मतदंड, इसका मतलब है ऐसी संख्या या कठिन जिसे उत्तराधिकारी कहकर ये आशा की जाए कि उस बिना कोई प्रश्न उठाए किसे स्वीकार कर ले। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी में थे तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों और जटाई पदारियों जो रोमन कैथलिक थे
पर दुष्ट धर्मों के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चर्चाएं कहाँ पर हुई? इबादत खाने में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इबादत खाना वहाँ था जहाँ जो अकबर था वो लोगों के साथ डिस्कशन किया करता था किसी चीज़ के बारे। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस विचार और विश्रम में अकबर की समझ बनी कि जो विधान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शाखाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा कर देती है। ये अनुभव अकबर को सुल्ले कुल और स्वतंत्र शांति के विचार से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने ये विचार कहाँ से ले गया। सिन्हीनता की ये धारणा भिन्न धर्मों के अनुयायियों की तरह अंतर नहीं करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इबादत खाना। यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है जहाँ पर वो दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन किया करते थे। ये आप पिक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इबादत खाने में यहाँ अकबर बैठा है और ये अदर्स लोग के साथ डिस्कशन किया करते थे। नेक्स्ट है इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो स्वतंत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। अकबर ने कई संस्कृति ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ राइट साइड में दिया गया है। अकबर ने कई संस्कृति ग्रंथों में फारसी में अनुवाद कार्य का संपन्न किया। इस उद्देश्य हेतु उसने फतेहपुर सीकरी में एक मतब खाना कहाँ पर बनवाया? मतब खाना बनवाया और उनका अनुवाद ब्योरा की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती, योगशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद कराया और रजोनामा जो महाभारत में एक फारसी अनुवाद था, महाभारत की घटनाओं का भी विस्तृत कराया। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अकबर ने फारसी भाषा में लिखवाए थे। हालांकि ये फारसी भाषा में नहीं लिखे हुए थे बट उसने ये करवाए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अबुल फजल ने सुल्ले कुल के इस विचार के आधार शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। किसने मदद की? अबुल फजल ने, जो उसका मंत्री था। शासन के सिद्धांत को जहांगीर के शासन ने भी अपनाया। नेक्स्ट है सुल्ले कुल। अकबर की सुल्ले कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन दिया। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। इसमें यहाँ पर कुछ भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समूह से वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने ऐसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में बताया गया था, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर वे विस्मित भी रहे। सामाजिक असमानताओं को दिखाई दिया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में 20वीं वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि जैसे मनसबदार उनके उच्चतम पद प्राप्त थे, कुल 18,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% साम्राज्य की अनुमिति राजस्व का 60% से स्वयं उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन के वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वस्तुओं और फसल की पूर्ति होती थी, परंतु राजस्व का भार इतना था कि उत्पादक किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत से गरीब और मुश्किल से पेट भर पाते थे। वह उत्पादक शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों से औजार और अन्य वस्तु के में निवेश करने की बात सोचने लगे नहीं कर सकते थे। ऐसी व्यवस्था में से ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के इस कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संस्था आ चुका था, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में अधिकतर व शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता की पतन की बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए थे। इनमें से कुछ ने वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना निरंतर जमाया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ आज का हमारा जो लास्ट है राजा और रानी। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समग्र संसार में भिन्न भागों में कई महान राजा रानी थे, जिसमें ओटमन तुर्की के सुल्तान शामिल थे। कहाँ का? ओटमन तुर्की सुल्तान। उसके राजा ने ओटमन राज्य का विस्तार यूरोप में किया और उसने हंगरी और अपने राज्य में
ऑस्ट्रेलिया को भी घेर लिया। उसकी फ़ौज ने बगदाद और इराक में हथियाया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ओटमन की सत्ता में माना जाता है। सुलेमान और ओटमन नौसेना का उसने पुनर्गठन किया। पूर्वी मध्य भूमध्य सागर के अलावा उसने नौसेना की बजाय स्पेन के साथ बहुत ही प्रतिस्पर्धा हुई और अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को भी चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया और क्योंकि उसके शासन की बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों के लक्ष्य ये था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण किया जाए। और ओटमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में दिया गया। अकबर के इन समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं कि इंग्लैंड का शासक रानी एलिजाबेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड की रानी का नाम एलिजाबेथ थी। ईरान साफ़ी शासक जो कि शाह अब्बास थे और जिसमें कहीं ज़्यादा जो कि रूसी शासक थे, जहाँ इवान चुतु बैसलिविच भी थे और इवान के टेरिबल नाम से इसे ख्वात किया गया। अभी तक तो वैसे इस पैरे में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आप इसे छोड़ नहीं सकते, एक बार पढ़ लेना। हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसके ज़रिए पूछे जाएं कि कौन सा तुर्की का कौन सा शासक था, मुग़लों का समकालीन कौन था, इस तरह से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना। और इससे रिलेटेड जल्द ही आपको MCQ जो कि ये देखने को मिल जाएंगे। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।